फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा बिकॉज आपको वीडियो यहाँ पर टाइम पे नहीं मिल पाया है। इसका सिंपल सा कारण यही था कि दुर्गा पूजा का टाइम था, तो बाहर में शोरगुल बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं कर पा रहा था, इस वजह से आपको वीडियो टाइम पे नहीं मिल पाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट अब से आपका कोशिश मेरा पूरा है कि आपका कंटिन्यू वीडियो टाइम पर मिल जाए। ओके, तो चलिए आज हम अपने इम्पॉर्टेंट क्लास की बात करते हैं। आज की फिजिक्स क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग जो है फिजिक्स का जो चैप्टर 4 था उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो फिजिक्स के चैप्टर 4 में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि आपका रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ क्या होता है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बेहतरीन बनते हैं। इसमें छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं और आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक ना? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज के क्लास में हम लोग रियल एंड अपरेंट डेप्थ की बात करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या, ध्यान से समझती जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं प्रूविंग बताऊंगा। ठीक ना? तो देखिए, यहाँ पर बोला है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा जाता है, ठीक ना, और उसी ऑब्जेक्ट को जब उसको रेयर मीडियम से देखा जाता है, ठीक ना, तो हमें ऐसा लगता है ना कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका रियल डेप्थ से थोड़ा सा ऊपर है ना। मतलब हमें ऐसा लगेगा कि इसका जो रियल डेप्थ है ना वो हमें पता नहीं चलेगा, हमें लगेगा कि आपका ये थोड़ा सा उठा हुआ है। ठीक ना? ओके, हमें एक्चुअल डेप्थ इसका पता नहीं चलता है। तो ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट आपको रेयर मीडियम में रखा हुआ है और उसको डेंसर मीडियम से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा ना कि ऑब्जेक्ट हमसे काफ़ी दूर है ना, हमसे ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका नज़दीक होता है। तो यही सब कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर में, इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हुआ है और उसको रेयर मीडियम से देखा जा रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि इसका जो डेप्थ है रियल डेप्थ से कम है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए हम यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं ऊपर वाला जो है ना ये हमारा एयर है और इसको हम मान लेते हैं ये कौन सा मीडियम होगा? रेयर मीडियम होगा। कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत, ठीक है। नीचे में आपको मैं एक डेंसर मीडियम लेता हूँ, जैसे कि वाटर। ठीक ना? ग्लास भी आप ले सकते हो, बिकॉज वाटर एंड ग्लास बोथ आर डेंसर मीडियम इन कंपैरिजन टू एयर। ठीक ना? तो ये कौन सा मीडियम हो गया? ये आपका डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या बोला? एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है? डेंसर मीडियम में। तो मैं मान लिया ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ओ से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। इसको कहाँ रखा हुआ है? इसको रखा हुआ है डेंसर मीडियम में। अब देखिए, आपको इमेज ऑब्टेन करना है, तो इमेज ऑब्टेन करने के लिए कम से कम दो रे चाहिए। तो देखिए, इस ओ ऑब्जेक्ट से दो रे निकल रहा है। एक नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है तो नॉर्मली रिफ्रैक्ट भी हो गया, और एक ऑब्लिकली इंसिडेंट कर रहा है तो आपका जो है ये कॉन्सेप्ट हम लोग जानते ना है कि जब आपका रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो ये नॉर्मल से अभी जाता है, तो नॉर्मल से अभी जा रहा है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पर आप एक आई बना दीजिए। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक ना? ओके, एक ऑब्जर्वर है जो इसको क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। मैं इसको ओ से डिनोट ऑब्जर्वर लिख देता हूँ, ऑब्जर्वर कर रहा हूँ। ठीक है ना? ओके, आपको समझाने के लिए इन दोनों को काफी दूर दूर रखा गया है, बट प्रैक्टिकली बोले तो ये दोनों रे आपकी आंखों पे ही पड़ता है। तो क्लैरिटी के लिए फिगर को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। ठीक ना? तो चलिए देखिए, ध्यान से समझते जाइएगा। अब होगा क्या, हमें एक्चुअल जो डेप्थ है यहाँ तक है, यानी ये जो हो गया ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो गया आपका रियल डेप्थ। क्या हो गया? रियल डेप्थ। कहाँ तक? आपका यहाँ तक, जहाँ तक ऑब्जेक्ट है। मान ली यहाँ तक ऑब्जेक्ट है तो ये आपका क्या होगा? रियल डेप्थ होगा। ठीक है ना? ओके, अब देखिए, आपका ये जब इसको देखता है ना तो ये इसको नहीं देख पाता कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, नहीं। ये क्या देख पाता है आपका? देखिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये डॉटेड लाइन से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है ना? यहाँ पर, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर इसको देखेगा, उसको पता लगेगा कि ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक ना? ओके, तो ये जो है ना इसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि इमेज बन रहा है। और ये यहाँ से लेकर के, ये जो आपका लेवल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो है ना डेप्थ, इसे बोलेंगे हम लोग एपरेंट डेप्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपरेंट डेप्थ बोलेंगे, एपरेंट डेप्थ बोलेंगे। ठीक है ना?
ओके, तो ऑब्जर्वर जो है ना यहाँ से जब देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो इस ऑब्जर्वर को ये डेप्थ नहीं दिख रहा है, उसे क्या देखेगा, लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ चुका है, ये इसको देखेगा वो, ठीक ना। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद जरा ध्यान से देखिए, ये जो गैप आ गया ना, इसका नाम अगर हम ए ले दूं या मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है, इसका नाम मैं सी दे देता हूँ, इसका नाम मैं डी दे देता हूँ। अगर आपको इसका ये नॉर्मल है तो इसको एन और इसको एम दे दीजिए, जो देना है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नेमिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो ओ आई आया है ना, इसे बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, शिफ्ट बोलते हैं, ठीक ना। कितना शिफ्ट कर गया आपका, जो है रियल डेप्थ हो गया टोटल कितना, ओ ए, और आपका एपरेंट डेप्थ कितना हो गया, ए आई, ठीक ना। तो जब शिफ्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ओ ए माइनस ए आई निकालेंगे, निकालेंगे ना। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में है ना कैसे निकलेगा। तो देखिए, तो बताइए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो देखिए, ये हुआ हमारा क्या, नॉर्मल का लाइन, और ये हुआ हमारा इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या, ये आपका जो ओसी है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो आपका ये जो एंगल आई है और ये जो एंगल होगा, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। किसकी वजह से, आपका अल्टरनेट एंगल की वजह से, ठीक ना। सिमिलरली आप बताइए, ये जो लाइन है एन एम और ये जो लाइन है ये भी पैरेलल है, और अगर मैं इसको देखूं, ये जो डी आई दिख रहा है ये भी एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो यहाँ पर ये जो एंगल आर है और ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, आर ही होगा। किसकी वजह से, आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, ठीक ना। चलिए, तो इसका मतलब अब हमको इसको और इसको निकालना है, निकालना है ना, तो वही हम लोग करने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए, हम लोग पहले क्या निकालेंगे, साइन आई निकालेंगे, साइन आई निकालेंगे। तो साइन आई निकाला, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो देखिए इसकी बात करते हैं, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेता हूं, तो देखिए आप ले सकते हैं ना, इसके सामने परपेंडिकुलर ये लाइन हुआ ना, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब ए सी बाई क्या होगा, ओ सी होगा। तो लिखेंगे ए सी बाई क्या, ओ सी, क्योंकि ए सी हो गया परपेंडिकुलर लाइन और ओ सी क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें साइन आर की, साइन आर की बात करते हैं, तो साइन आर देखिए, साइन आर क्या होगा, फिर से परपेंडिकुलर, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ए आई सी, ये लेंगे ना। तो उसमें क्या होगा आपका, ए सी बाई क्या, आई सी, ए सी बाई आई सी, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम, पहले बात करेंगे ना, ठीक ना। ओके, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये ऑब्जेक्ट का जो रे है वो आपका इस मीडियम में जा रहा है, तो हम इस मीडियम का निकालेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम के रिस्पेक्ट में। मीडियम यहाँ पर आपका वाटर है, ठीक ना। तो क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, इस मीडियम का निकाल रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नीचे लेंगे ना, अगर इस मीडियम का निकालना होता तो इसका लेते, समझ रहे हैं ना, ठीक ना। तो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई कितना आया है, देखिए ध्यान से, ए सी बाई क्या हुआ, ओ सी, और साइन आर क्या आया है, ए सी बाई क्या, आई सी। अब आप देखिए, ए सी से सी चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या बचेगा, आई सी बाई क्या बचेगा, ओ सी, आई सी बाई ओ सी, ये बचेगा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ जो आई सी है ना, और आपका यहाँ पर जो ओ सी है, इसके बारे में जरा ध्यान से समझिए। ये जो पॉइंट ए और ये जो पॉइंट सी है ना, काफी नजदीक होता है, इसका मतलब जो आई सी है ना वो ए आई के बराबर होगा, और जो ओ सी है ना वो ए के बराबर होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे आई सी जो है वो किसको इक्वेट कर देंगे, ए आई से इक्वेट कर देंगे, ठीक ना। और आपका जो ओ सी है उसको किसे इक्वेट कर देंगे, ओ ए से इक्वेट कर देंगे, किसे इक्वेट कर दिया, ओ ए से इक्वेट कर दिया, ठीक ना। ओके, अच्छा, तो अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी लगाएंगे। तो प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी की वजह से क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमको निकालना है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, ठीक ना। ओ ए बाई क्या हो जाएगा, ओ ए की जगह हम क्या लिखेंगे, हाँ ठीक है, ओ ए हमारा, ओ ए बाई क्या हो जाएगा हमारा, ए आई, जस्ट उल्टा है ना, ये वाला जस्ट पलट जाएगा ना।
तो आप बताइए जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ओ ए क्या है? ओ ए आपका रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ है, और आपका जो ए आई है वो क्या है? आपका एपरेंट डेप्थ है। आपका क्या है? एपरेंट डेप्थ है। तो यही आपका क्या बन गया? एक फॉर्मूला बन गया। को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है? रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ होता है। अब हमको शिफ्ट निकालना है। क्या निकालना है? शिफ्ट निकालना है, ठीक ना। तो शिफ्ट निकालने की बात करते हैं, तो शिफ्ट कैसे निकालेंगे? शिफ्ट हम सिंपली निकाल देंगे। देखिए, रियल डेप्थ माइनस का एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, ये निकल गया शिफ्ट। जो न्यूमेरिकल्स में ही दोनों काम आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, और शिफ्ट क्या हो गया? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ठीक ना। अब आता है कि अगर हमको शिफ्ट पूछा जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में तो कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए, यहाँ से एपरेंट डेप्थ निकाल लीजिए, तो रियल डेप्थ बाई क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वही करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर रियल डेप्थ को आर डी से डिनोट कर रहा हूँ, और एपरेंट डेप्थ जो है ना उसको कैसे निकालेंगे? रियल डेप्थ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और ये हमारा शिफ्ट हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि शिफ्ट हमको निकालना है तो रियल डेप्थ को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपका एक रिलेशनशिप निकल के आ जाएगा। तो अगर आपको एग्जाम में रिलेशनशिप लिखने के लिए आता है कि शिफ्ट रिफ्रैक्ट रियल डेप्थ और आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें रिलेशनशिप बताइए, तो क्या होगा? शिफ्ट इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस का 1 बाई म्यू हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रूविंग नहीं पूछता है जनरली, लेकिन अगर प्रूविंग पूछ देगा तो मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ बता दिया है। आपको लैंग्वेज थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या सीखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखते हैं ना, तो और उस ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम से देखा जाता है, तो हमें ये लगता है ना कि जो रियल डेप्थ है वो आपका कम हो चुका है, ठीक ना। ओके, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक हमने केस लिया जिसमें मैंने एयर को रेयर मीडियम यहाँ बनाया है और यहाँ पर वाटर को मैंने डेंसर मीडियम बनाया है। ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में है। अब इस ऑब्जेक्ट से दो रे निकल रहा है, एक निकल रहा है ओ ए और एक निकल रहा है ओ सी, ठीक ना। जो ओ ए है वो नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, तो नॉर्मली रिफ्रैक्ट भी कर रहा है, जो कि ए बी सी डी नोट हो रहा है। और ये जो ओ सी है ये ऑब्लिकली इंसिडेंट कर रहा है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट वही हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो ये नॉर्मल से अभी जाता है, वही मैंने कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक ना। फिर हमने नेमिंग कर दिया, ये ओ है, ये आपका आई है, ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ये सी है, ये एन है, ये एम है, और ये आपका डी है, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या हुआ, जब यहाँ से ऑब्जर्वर ने देखा तो इसे ये वाला डेप्थ नहीं दिखाई दिया, उसको ये वाला डेप्थ दिखाई देगा। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ये डॉटेड लाइंस आपको मैंने बना दिया है। तो देखो, यहाँ पर रियल डेप्थ किसे बोलेंगे? ये जो आपका सेपरेटिंग मीडिया है और आपका जो ओ का पोजीशन है, इसके बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे रियल डेप्थ, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इमेज बना है, ये इमेज और जो आपका सेपरेटिंग मीडिया है इसके बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। क्या बोलेंगे? एपरेंट डेप्थ, ठीक ना। तो जो ओ आई है वो क्या है? शिफ्ट है, तो शिफ्ट कैसे निकलेगा? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ठीक ना। अच्छा, अब उसके बाद हम प्रूविंग की बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ कैसे आएगा। तो इसके लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए ठीक से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करें, आप ये लाइन देखिए जो कि बी ए ओ है और आपका एन सी एम, ये लाइन पैरेलल लाइन है, और यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल आपको दिख रहा होगा। पहले अगर हम ओसी ट्रांसवर्सल की बात करें, तो अगर हमारा ओसी ट्रांसवर्सल इन दो पैरेलल लाइन के लिए है, तो आपका ये जो एंगल है आई और यहाँ पर ये जो एंगल आई, दोनों इक्वल होगा। ये आई है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनाते हैं? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो ये आई और ये भी आई, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से पहले आपको इसको लिखना है। अगर सेम पैरेलल लाइन को लेते हैं और ट्रांसवर्सल हम बना रहे हैं, इस बार डी सी आई बना रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्सल जब बनेगा ना, तो यहाँ पर ये जो आर है और ये जो आर है दोनों इक्वल होगा। तो ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनता है। तो ये आर तो ये भी आर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये हमने बोल दिया। अब हम क्या करेंगे? दो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। हमने फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल लिया ए ओ सी, ठीक ना, जिसमें एंगल आई को ले रहे हैं,
तो इसके सामने ये जो AC लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और OC हाइपोटेनस का काम करेगा। तो वही मैंने लिखा साइन आई बराबर AC बाई OC। और छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए AIC की बात करते हैं, इसमें आपका एंगल R को ले रहे हैं, तो इसके सामने परपेंडिकुलर लाइन कौन सा AC है, तो हमने क्या लिखा AC बाई IC लिखा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का निकाल रहे हैं, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो साइन आई बाई साइन आर लिख दिया, ठीक ना। उसके बाद देखिए साइन आई हमारा AC बाई OC आया है, साइन आर हमारा AC बाई IC आया है, AC चला जाएगा तो क्या बचेगा, IC बाई OC बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका पॉइंट C है और ये जो पॉइंट A है काफी नजदीक होता है, तो नजदीक होने की वजह से IC इक्वल हो जाता है AI के, और जो OC है वो इक्वल हो जाएगा OA के। ये सब बातें आपको लिखना है प्रूविंग में अगर आता है एग्जाम में, तो ठीक ना। तो ये लिख दिया, तो IC बराबर AI कर दिया और OC बराबर OA कर दिया। हमें अब क्या करना है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की वजह से उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, AI बाई OA हो जाएगा OA बाई AI। अब ये बन जाएगा रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ होता है, और शिफ्ट रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ होता है। एपरेंट डेप्थ अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, रियल डेप्थ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वही मैंने RD बाई म्यू लिखा है। दोनों जगह से रियल डेप्थ को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, इस शिफ्ट का हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया अच्छे से। ओके, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो शिफ्ट होता है ना, वो शिफ्ट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो देखिए जो शिफ्ट है जिसमें हमें ये लगता है कि ऑब्जेक्ट आपका काफ़ी ऊपर हो चुका है, ठीक ना, आपका ऑब्जेक्ट जो है रेज हो चुका है, यानी कि शिफ्ट जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो 3 फैक्टर्स याद रखिएगा। फर्स्ट आपका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड आपका मीडियम का थिकनेस क्या है ना, जो भी डेंसर मीडियम है, ग्लास है, वाटर जो भी है, उसका थिकनेस क्या है, ठीक ना, और आपका थर्ड है कलर ऑफ लाइट या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट। इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो इससे लॉजिकल क्वेश्चन बनता है। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो शिफ्ट भी क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। एकदम बहुत आसान है, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और सेकंड बात करते हैं, अगर मीडियम का थिकनेस आपका क्या है, ज़्यादा है, तो शिफ्ट क्या होगा, शिफ्ट भी आपका ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक ना। वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया, थिकनेस कम तो शिफ्ट भी कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो शिफ्ट भी कम। समझ आ गया। और अगर हम बात करें लाइट के कलर की या लाइट के वेवलेंथ की, तो हमेशा 2 लाइट को लेकर चलना, आपको कंपैरिजन करके चलना है। एक आपको लेना वायलेट लाइट और एक आपको लेके चलना है रेड लाइट, ठीक ना। तो सब कुछ हम लोग कंपेयर करते हुए चलेंगे ताकि आपको हर बार चीज़ें रिपीट हो जाए। तो देखिए सबसे पहले वायलेट लाइट की स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड किसका क्या होता है, कम होता है। रेड लाइट की स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ इसका कम होगा, स्पीड कम तो वेवलेंथ भी कम। इसका स्पीड वेवलेंथ की बात करेंगे तो इसका वेवलेंथ आपका ज़्यादा होता है, किसका, रेड लाइट का। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, रेड लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कम होता है, ठीक है। अगर हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, कम होगा। अब हम बात करें एंगल ऑफ डेविएशन की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, ज़्यादा होता है। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता है, कम होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट की बात करें तो अभी हमने जस्ट पढ़ा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो शिफ्ट ज़्यादा, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो शिफ्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें देखिए रेड लाइट की बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो शिफ्ट क्या होगा, कम होगा। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं आया ना, तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक ना। चलिए अब अगर मान लीजिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया हुआ है, इससे आप क्या मतलब निकालोगे, है ना। तो देखिए अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 3/2 दिया है, इट मीन्स आपका जो हमें, जब हम ऑब्जेक्ट को ग्लास के अंदर रखा हुआ है मान लीजिए सपोज दैट, और उसको हम बाहर से देख रहे हैं, एयर से देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि आपको केवल उस ग्लास का 2/3 थिकनेस ही आपको दिख रहा है, यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी कि जो आपको
डेप्थ दिखाएगा ना, यानी एपरेंट डेप्थ जो दिखेगा वो कितना दिखेगा, केवल ग्लास का 2/3 पार्ट दिखेगा, 3/2 पार्ट नहीं दिखेगा। आपका गहराई 3/2 है मान लिया, और आपको जो दिखेगा केवल जस्ट उसका उल्टा 2/3 दिखेगा, ठीक ना। अगर उसी तरह से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है ना कितना होता है, 4/3 होता है ना, ठीक ना। तो आपको कितना दिखेगा, केवल और केवल 3/4, जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, ठीक ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है तो हमें कितना थिकनेस दिखेगा ग्लास स्लैब का, केवल 2/3। समझ में आ गया। अगर आपका वाटर का दिया रहेगा 4/3 तो उसको उल्टा कर दीजिएगा तो 3/4 थिकनेस आपको केवल दिखेगा। समझ में आ गया। जब हम किसको, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे हुए हैं, रेयर डेंसर मीडियम में, और देख कहाँ से रहे, रेयर मीडियम, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट, इसको ठीक से समझ लीजिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक ना। एपरेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक अंडर वाटर, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। तो मान लिया कि हमारा एक स्टिक है, इसका नाम ए दे देते हैं, इसको आप चाहो तो ओ पॉइंट दे सकते हो, इसको नाम दे दो बी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि जब इस स्टिक को पानी के अंदर रखा गया, पूरा नहीं डुबाया गया, आधा पानी के अंदर है, ठीक ना, ओके। अच्छा, अब इसको बाहर से देखा जाना है, एयर से देखना है। आपको ऐसा लगेगा कि स्टिक जो है ना मुड़ गया है। क्या सच में स्टिक मुड़ा हुआ रहता है? नहीं, वो रिफ्रैक्शन लाइट की वजह से ऐसा लगता है। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं दो रे निकालने जा रहा हूँ, ठीक ना। देखिए ध्यान से, मैंने ये फर्स्ट रे निकाला, ठीक है, और ये मैंने आपका सेकेंड रे निकाला। अब दोनों को दोनों लॉ आपका जो है कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेगा। ये दोनों को दोनों डेंसर से किस में जा रहा है, रेयर मीडियम में जा रहा है। तो अब आप क्या कीजिएगा, अब आप इसको नॉर्मल से अभी भेजिएगा ना, नॉर्मल से अभी भेजिए, ठीक ना। इसको भी नॉर्मल से अभी भेजिए, भेज दिया। अब आप इसको बैक साइड में प्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक ना। जैसे ही आप बैक साइड में प्रोड्यूस कीजिएगा तो आप क्या देखिएगा कि ये दोनों के दोनों जो है ना, ये एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है, ठीक ना, ओके। तो हमें स्टिक लगेगा कि था इसका रियल लिफ्ट यहाँ पर, लेकिन ऑब्जेक्ट स्टिक हमको लगेगा यहाँ पे पहुंच गया। जब हम इसको यहाँ से देखते हैं तो, जब यहाँ से ऑब्जर्वर इसको क्या कर रहा है, देख रहा है, तो ठीक है ना, ओके। तो स्टिक आपको कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा। आप इसको स्केल पेंसिल से बनाइएगा, एग्जाम में आएगा तो, ठीक है ना, अच्छे से बनाना है। इसको मैं आई से डिनोट कर देता हूँ। तो अगर मैं इस स्टिक का देखूँ, अगर मैं रियल डेप्थ की बात करूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके एपरेंट डेप्थ की बात करें तो यहाँ पर इमेज बना है, यानी ये इतना दूर जो होगा ये क्या होगा, इसका एपरेंट डेप्थ होगा, ठीक ना। और यहाँ हालांकि शिफ्ट मैंने बहुत ज़्यादा दिखा दिया है, बट आप पेंसिल स्केल से बनाना, शिफ्ट थोड़ा कम होगा, ठीक ना। तो यहाँ शिफ्ट जो है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मतलब लाइन, यहाँ पर आपका शिफ्ट होगा, या ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ करके यहाँ दिख रहा है आपको, यानी ये क्या आपका शिफ्ट है, शिफ्ट है, ठीक है ना। इस तरह से ये डायग्राम आपका एग्जाम में आ सकता है बनाने के लिए, स्टिक वाला। समझ रहे हैं ना, स्टिक की जगह पेंसिल भी दे सकता है, पेंसिल हो चाहे स्टिक हो, दोनों कॉन्सेप्ट में ही लगने वाला है। समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हमने अभी तक देखा कि जब ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा गया था और उसको रेयर मीडियम से देख रहे थे, तो हमें क्या पता चला कि आपका जो है वो जो डेप्थ है वो रियल डेप्थ से कम है, एपरेंट डेप्थ निकाला था। यहाँ पर क्या होगा, इस बार ऑब्जेक्ट को एयर में रखा गया है, रेयर मीडियम में रखा गया, और ऑब्जेक्ट को देखना कहाँ से, डेंसर मीडियम से। तो हमें ऐसा लगेगा कि जब हम इसको डेंसर मीडियम से देखेंगे तो हमें लगेगा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर है। समझ रहे हैं ना, यानी कि इसका जो हाइट है ना, जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा इस केस में। उसमें डिस्टेंस क्या था, घट गया था, है ना, इसमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जस्ट उल्टा होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट जो कि कहाँ पर, एयर में है, और वी नो वेरी वेल एयर इज अ रेयर मीडियम इन कंपेरिजन टू वाटर। तो वाटर हम ले लिया, या ग्लास भी हो सकता है, ठीक है। अब होगा क्या, अब आपको अच्छे से पता है ना कि ये नॉर्मली यहाँ से इंसिडेंट कर रहा है, तो नॉर्मली रिफ्रैक्ट भी करेगा, ठीक ना। और ये यहाँ पर नॉर्मल आप बना लीजिए, नॉर्मल बना लिया। अब क्या देख रहे हो, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम से, ये आपका कौन सा मीडियम था, रेयर मीडियम था, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो ऑब्जेक्ट आपका रेयर से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड करता है ना। तो आप क्या करोगे, इसको नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड करा दीजिए। हालांकि आपको काफ़ी ज़्यादा सीधा ही दिख गया होगा, लेकिन सीधा नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड करा देता हूँ, ठीक ना। ये नॉर्मल के टुवार्ड्स मैंने क्या करा है, बेंड करा दिया, ठीक ना, ओके। अब क्या करना है आपको, ये जो आपको रिफ्लेक्टेड रे है ना, इसी को प्रोड्यूस कीजिए बैक साइड में। जब आप इसको बैक साइड में इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे तो आपको फील होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट का है ना, यहाँ पर पहुँच चुका है,
ये इसका इमेज बनेगा। तो इतना डिस्टेंस आपका बढ़ गया, ठीक ना। तो आपका यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक ना। ऑब्जर्वर इस पर कहाँ पर है, यहाँ पर है ऑब्जर्वर, और यहाँ से ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, आपका जो है ऑब्जेक्ट जो है था यहाँ पर था, लेकिन जब इसको डेंसर मीडियम से देखा गया तो हमें ऐसा लगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर ना है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर, यानी यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, इसमें डिस्टेंस आपका घट गया, तो इसमें डिस्टेंस आपका बढ़ गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए एक हम लोग फिश का एग्जाम्पल लेते हैं कि देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक सेपरेटिंग मीडिया बना दिया है, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये वाटर लिया है, और इसके अंदर मैंने क्या बनाया है, एक मछली बनाया है, ठीक है। समझने के लिए बनाया है, बहुत खूबसूरत मछली नहीं है, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर मैंने एक मछली बनाया है। अब यहाँ पर हम दोनों कैसे समझने वाले हैं, देखिए यहाँ पर ये हो गया जो है डेंसर मीडियम, और ये हो गया आपका रेयर मीडियम। तो मैंने मान लिया एयर, और ये मैंने मान लिया क्या, वाटर, ठीक है। दोनों केसेस में समझेंगे अच्छे से, ठीक ना। और आपको ये डायग्राम आएगा तब बना सकते हैं। देखिए पहले क्या हम ऑब्जर्व करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है डेंसर मीडियम में, ठीक ना, और इस मछली को ऑब्जर्वर देख रहा है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर होगा, यानी ऑब्जर्वर अभी मछली को देख रहा है। तो ये केस कौन सा है कि ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा गया और ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है, एयर से देख रहा है। तो इस केस में ऐसा होगा कि मछली जो है थोड़ा ऊपर आ गया है ना। हालांकि मेरा मछली को थोड़ा नीचे करना चाहिए, वरना मैंने बना नहीं पाऊंगा ठीक से, तो मैं थोड़ा मछली को और नीचे कर देता हूँ। ठीक है, मान लिया मछली पे का पोजीशन पहले यहाँ पर था, ठीक है ना। तो क्या होगा, आप इसको पहले यहाँ से दिखाओगे ना, यहाँ से एक रे निकलेगा, यूं ऐसे बना दीजिएगा, और एक रे आपका यहाँ से निकालिएगा, ठीक है ना। ओके, नॉर्मल बना दीजिए, बना दिया ना, और ये आपने बना दिया, ठीक है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर था, यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर था, ठीक है। ओके, तो अब आप इसको क्या कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए थोड़ा सा बैक साइड में, देख सकते हैं आप, ये देखिए ये पोजीशन आ गया, ठीक है। तो ऑब्जर्वर ने जब इस मछली को देखा तो मछली तो काफी नीचे था, लेकिन ऑब्जर्वर को फील हुआ कि मछली ऊपर आ गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अब थोड़ा चला के देखिए, अब ये मछली जो है ना, अब थोड़ा इसका सेकेंड केस हम बनाते हैं। सेकेंड केस एक्चुअली यही वाला है, ठीक ना, कि ये जो मछली है इस ऑब्जर्वर को देख रही है। यहीं पे मान लीजिए कि यहीं पे मैं मछली बना देता हूँ, ठीक ना, यहाँ पे ऑब्जर्वर की जगह मैं मछली बना देता हूँ। ये रहा मछली। अब ये मछली ऑब्जर्वर को देख रही है, सपोज दैट ये ऑब्जर्वर हमारा है, ठीक ना। मान लिया कि हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर है, मछली इसको देख रही है, तो क्या होगा, ऑब्जर्वर है यहाँ पर, लेकिन मछली को लगेगा ऑब्जर्वर आपका दूर है। तो हुआ क्या, यहाँ से आपका दो रे निकला, ठीक ना, और आपका कॉन्सेप्ट वही है सब कुछ। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, इस बार ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में है और ऑब्जर्वर आपका डेंसर मीडियम में है, और यहाँ से देख रहा है तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपका थोड़ा दूर चला गया है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है मछली वाला, ठीक ना। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मछली की जगह कॉइन डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है ना, समझ रहे हैं ना, ठीक ना। अब हम लोग मछली वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि मान लिया कि जो आपका ऑब्जर्वर है एयर में है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम, जैसे मछली आपका कहाँ पर है, डेंसर मीडियम में है। तो ये ऑब्जर्वर देख रहा है, तो इसको क्या पता चलेगा कि मछली आपका थोड़ा ऊपर है, ठीक ना। और इस वाले केस में मछली जो है अंदर है, यानी कि इस बार ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में है, और ऑब्जर्वर यानी यहाँ मछली है, ये ऑब्जर्व करेगा तो इसे लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा दूर है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक ना। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था, अब जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं डेंसर मीडियम में और देखते हैं आपका कहाँ से, रेयर मीडियम से, तो हमें ये फील होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, ठीक ना। और जब हमारा ऑब्जेक्ट को रखा जाता है रेयर मीडियम में और देखा जाता है डेंसर मीडियम से, ठीक ना, तो हमें ऐसा फील होगा, यानी जैसे मछली ऑब्जर्व करिए ऑब्जर्वर को, तो क्या होगा, ऑब्जर्व करेगी कि जो आपका ऑब्जर्वर है, जो आपका मछली पकड़ने मछुआरा है, वो आपको थोड़ा दूर है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगा क्या कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, एयर मीडियम, एयर में,
और आपका ऑब्जर्वर कहाँ है, डेंसर मीडियम में। तो यहाँ से जब ऑब्जर्वर देखेगा तो क्या फील होगा, ये फील होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा दूर चला गया है, दूर है। समझ में आ गया, ठीक ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको आप अच्छे से समझ के रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ठीक ना। ओके, रे डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए आएगा तो अच्छे से पेंसिल से आपको बनाना है। तो इस तरह से हम लोगों ने कौन कौन से फैक्टर्स जिस पे सिर्फ डिपेंड करता है ये देख लिया, फिर हम लोगों ने पेंसिल वाला कॉन्सेप्ट देख लिया या स्टिक वाला भी बोल सकते हैं, और फिर हम लोगों ने फीस वाला भी कॉन्सेप्ट देख लिया, ठीक ना। और ये भी देखा कि अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए एयर में यानी रेयर मीडियम में और उसको डेंसर मीडियम से देखा जाए तो उस केस में आपका क्या होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो रे डायग्राम प्रैक्टिस करना, पेंसिल से अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो बस इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे कंसिक्वेंसेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कुछ सिंपल एप्लीकेशंस। जैसे देखिए, अ स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, आपका जो स्टार्स है वो स्काई में ट्विंकल करता हुआ दिखता है, टिमटिमाता हुआ दिखता है, ठीक ना। वो आपको किसकी वजह से, आपका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, उसकी वजह से। यानी और सिंपल में याद रखें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एक एग्जांपल क्या हो गया, स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, सिंपल याद रख सकते हैं, ठीक ना। तो यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है। सेकेंड देखिए, द सन इज सीन अ फ्यू मिनट्स बिफोर इट राइजेस अबव द होरिजन इन द मॉर्निंग व्हाइल इन द इवनिंग फ्यू मिनट्स लॉन्गर आफ्टर इट सेट्स। इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब आप उठते हो तो आप क्या देखते हो कि जो सन है ना वो आपको कुछ देर पहले दिख जाता है, ठीक है ना। और शाम को क्या देखते हो, डूबने के बाद भी आपको सन कुछ देर के लिए दिखाई देता है, वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए, अ कॉइन केप्ट इन अ वेसल एंड नॉट विजिबल व्हेन सीन फ्रॉम जस्ट बिलो द एज ऑफ द वेसल कैन बी व्यूड फ्रॉम द सेम पोजीशन व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू द वेसल। क्या मतलब इसका है, एक कॉइन को वेसल में रखा हुआ है, ठीक ना, और वो आपको दिख नहीं रहा है। जब आप उसको कहां से देख रहे हो, वेसल के एज से नीचे से देख रहे हो तो, ठीक ना। लेकिन जब उसी क्वाइन को आप जो है आपको देखना है तो आप उसके अंदर पानी डाल दो, फिर आपको क्वाइन दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए कहना ये चाहता है कि एक खाली वेसल लिया और उसमें क्वाइन को रख दिया और आप किनारे से देख रहे हो, आपको क्वाइन नहीं दिखेगा। अब आप क्या करो, उस वेसल के अंदर जिसमें क्वाइन रखा उसके ऊपर पानी भर दो, तो कुछ देर के बाद क्या देखोगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से वो क्वाइन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। समझ में आ गया, नहीं समझ आया फिर से देखिए, अ क्वाइन केप्ट इन अ वेसल एंड नॉट विजिबल व्हेन सीन फ्रॉम जस्ट बिलो द एज ऑफ द वेसल कैन बी व्यूड फ्रॉम द सेम पोजीशन व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू द वेसल। इसका मतलब क्या, देखिए एक क्वाइन को जब वेसल में रखा गया तो वो आपको विजिबल नहीं हो रहा है। कब विजिबल नहीं हो रहा है, जब उस क्वाइन को वेसल के एज से जस्ट नीचे से आप देख रहे हो तो, है ना। यानी वेसल के किनारे से आप देखोगे नहीं दिखेगा। आप इसको घर पे प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अब आप क्या कीजिए, आप उस क्वाइन को सेम पोजीशन पे रहने दीजिए और उस वेसल के अंदर पानी आप डाल दीजिए, आप क्या देखोगे, आपको क्वाइन दिखना शुरू हो जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंट ऑन पेपर अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन अ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर इट। यानी कि आपका एक प्रिंट है पेपर पर, वो आपको लगेगा कि उठा हुआ है, आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखेगा, मैग्नीफाई होकर दिखेगा। वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है जब उसके ऊपर हम ग्लास स्लैब को रख देते हैं। नेक्स्ट है, पीस ऑफ पेपर भी जो है वो आपका ग्लास स्लैब के बॉटम पे जब रखा होता है तो वो भी आपको ऐसा लगता है कि वो उठा हुआ है, ठीक ना। किसी पेपर को आप क्या कीजिए, ग्लास स्लैब के नीचे दबा के रख दीजिए और आप उसको ऊपर से देखिए, आप देखिएगा कि पेपर आपका हल्का सा रेज दिखेगा, ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। उसके बाद, अ वाटर टैंक अपीयर सैलो देन इट्स एक्चुअल डेप्थ। बिल्कुल सही बात है ना, जो पानी की टंकी होती है ना, जब आप उसको देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि पानी का जो डेप्थ है ना टंकी के अंदर वो आपको कम है, लेकिन रियल में उसका डेप्थ थोड़ा ज्यादा होता है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा हमें फील होता है, ठीक है ना। ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कि अ पर्सनस लेग्स अपीयर्स टू बी शॉर्ट व्हेन स्टैंडिंग इन अ पूल और वाटर टैंक। देखो स्विमिंग पूल का पानी तो काफी साफ होता है, आपका वाटर टैंक है उसमें पानी काफी साफ है। अगर कोई पर्सन उसमें खड़ा हो जाए या आराम से बैठा हुआ उसका पैर पानी के अंदर है, आपको ऐसा लगेगा कि उस पर्सन का जो पैर है वो छोटा हो गया है। बट क्या सच में छोटा हो जाता है, नहीं होता है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही ऐसा होता है। समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस तरह से जो भी आपके एप्लीकेशन थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एग्जाम में आपको
2 कंसिक्वेंसेस 3 कंसिक्वेंसेस लिखने के लिए आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपको सिंपल है आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। या एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट का बन सकता है कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एप्लीकेशंस नहीं है, तो आपको सारा एग्जांपल्स पे कमांड होना चाहिए। तो सिंपल सिंपल आपको याद होना चाहिए कि स्टार्स अपीयरिंग ट्विंकलिंग इन द स्काई, जो सन है वो आपको मॉर्निंग में कुछ देर के लिए दिखता है और शाम को भी सनसेट के बाद कुछ देर के लिए दिखता है। उसके बाद क्वाइन केप्ट इन अ वेसल वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। फिर प्रिंट ऑन पेपर याद रखिएगा, पीस ऑफ पेपर स्टक एट द बॉटम हो गया, है ना। उसके बाद वाटर टैंक अपीयर सैलो, ये वाला पॉइंट हो गया। और पर्सन्स लेग्स अपीयर्स टू बी शॉर्ट, ये आपके कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो आपको छांटना आना चाहिए इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्लियर हो गया? चलिए तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और सेकंड क्वेश्चन, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आपका रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक वाटर पॉन्ड है जो आपका 2.7 मीटर डीप हमें ऐसा लग रहा है, ठीक ना। और अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है तो बताइए कि पॉन्ड का एक्चुअल डेप्थ क्या है। यहाँ पर आपको रियल नहीं लिखा है, रियल नहीं लिखा तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। रियल बोले चाहे एक्चुअल, बात बराबर है। तो आपको इस क्वेश्चन में समझना है कि क्या गिवन और क्या निकालना है। देखिए बनाते हैं। सबसे पहले आपको देख रहा होगा साफ साफ कि एपरेंट डेप्थ दिया हुआ है, तो आप लिख दीजिए एपरेंट डेप्थ जो कि कितना है 2.7 मीटर, ठीक है। और हम वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, ये दिया हुआ है कितना 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एक्चुअल डेप्थ निकालना है, यानी कि रियल डेप्थ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमको निकालना है। क्या लिखेंगे, रियल डेप्थ या फिर एक्चुअल डेप्थ, जो लिखना लिखिए, बाय एपरेंट डेप्थ। अब बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पुट कर दिया 4/3, रियल डेप्थ हमको निकालना है, उसको मैं रियल को एक्चुअल से डिनोट कर देता हूं, एक्चुअल डेप्थ। और एपरेंट डेप्थ आपको दिया हुआ है कितना 2.7 मीटर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना 0.9 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पर एक्चुअल डेप्थ या फिर रियल डेप्थ बोले निकल के आ जाएगा, जो कि कितना होगा 9 4 36 यानी कि 3.6 मीटर। सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप बहुत आसान था। तो इस क्वेश्चन में देखना था क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। एपरेंट डेप्थ गया था 2.7 मीटर। एपरेंट डेप्थ कैसे पहचाना, लैंग्वेज को पकड़िए। वाटर पोन हमें ऐसा अपेयर हो रहा है, अपेयर वर्ड आया है, ऐसा लग रहा है कि वो 2.7 मीटर गहरा है। आगे देखिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है। अब आपको पॉन्ड का एक्चुअल डेप्थ पूछ रहा है, एक्चुअल डेप्थ बोले या रियल डेप्थ बोले तो आपको यही करना है, ठीक ना। तो एपरेंट डेप्थ 2.7 मीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3, रियल डेप्थ निकालना था, फॉर्मूला यूज किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 4/3 हो गया, रियल डेप्थ बोले चाहे एक्चुअल डेप्थ बोले बात बराबर है। एपरेंट डेप्थ दिया था 2.7, इसको काटा 0.9 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपका 3.6 मीटर आ गया। इसको स्मार्ट कैलकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। आप देख सकते हैं एक पोस्टेज स्टैंप है जिसको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के नीचे रखा हुआ है और उस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.5 दिया हुआ है। अब आपको उसको क्या करना, ऊपर से दिखना है, किसको, इस पोस्टेज स्टैंप को जो ग्लास स्लैब के अंदर दबा हुआ है, ठीक ना। आपको ऐसा लगेगा कि ये 7 मिलीमीटर आपका ऊपर उठ चुका है, यानी शिफ्ट है दिया हुआ, तो आपको बताना है ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है, ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ग्लास का दिया हुआ है 1.5, ठीक है बाबू। उसके बाद आप बताइए यहाँ पर शिफ्ट दिया हुआ है जो कि 7 मिलीमीटर है, लिख दिया मैंने। अब आपसे बोला थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, यानी कि एक तरह से बोला जाए तो रियल डेप्थ ही आपसे पूछा है, ठीक है, ओके। तो आप बताइए, आपने पढ़ा था ना शिफ्ट का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या सिंपल था, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ठीक ना। इसी में रियल डेप्थ को कॉमन लिया था तो आपको क्या निकला था 1 - 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला था ना। अब बताइए शिफ्ट आपका हो गया 7 मिलीमीटर पुट कर दिया,
रियल डेप्थ आपको निकालना है, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपका है, देखिए 1.5 है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका हो गया 10, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा आपको 3 बार में, है ना। तो आप देख सकते हैं रियल डेप्थ इक्वल इनटू कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा, 1/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको रियल डेप्थ कितना निकल के आ गया, 7 3 जा 21, जो कि मिलीमीटर में है। अब आपको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। सो देयरफॉर करके लिख दीजिए थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21/10 कर दीजिएगा तो 2.1 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें लिखा है एक पोस्टेज स्टैंप है जिसको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के नीचे रखा हुआ है, ठीक ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसको हम ऊपर से देख रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि जो आपका स्टैंप है ना वो 7 मिलीमीटर ऊपर उठ चुका है, ठीक ना। तो बताइए ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया 1.5, शिफ्ट था 7 मिलीमीटर। शिफ्ट कैसे पकड़ा, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ना, appears to be raised by 7 मिलीमीटर। ये वर्ड देखिए, सिर्फ appears नहीं, appears to be raised by लिखा हुआ है, यानी शिफ्ट की बात कर रहा है ये। तो अब आपको ग्लास स्लैब का थिकनेस निकालना है, यानी कि रियल डेप्थ निकालना है। तो क्या करेंगे, ये आपको देख लीजिए, शिफ्ट क्या होता है, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, और एपरेंट डेप्थ होता है रियल डेप्थ बाई क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रियल डेप्थ को कॉमन लेते तो 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। फिर क्या करिएगा, शिफ्ट की जगह 7 पुट कीजिएगा, रियल डेप्थ निकालना है, इसको छोड़ दीजिएगा। 1 माइनस आपका 1 बाई 1.5 होगा, सॉल्व कीजिएगा 2/3 हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा। सो आपका कितना निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7 3 जा 21, 21 मिलीमीटर क्या आ गया, क्या आ गया, ये आपका ग्लास स्लैब का थिकनेस आ गया। अब आप चाहो तो इसको मिलीमीटर में भी छोड़ सकते हो, मन है तो सेंटीमीटर में कर दीजिए, अगर आप करना चाहो तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो अगर आप 21 मिलीमीटर में भी आंसर छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिया कि रियल डेप्थ क्या होता है, एपरेंट डेप्थ क्या होता है, रे डायग्राम हमने अच्छे से सीखा, रे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड जो आपके सिंपल एप्लीकेशंस थे उसको भी हमने देखा, और न्यूमेरिकल्स भी हमने प्रैक्टिस किया। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।